हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में आज हम पहले पढ़ते हैं। पहला इसका एप्लीकेशन है कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन चार्ज दे रखा है, मतलब कि अगर एक लीनियर चार्ज है। लीनियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चार्ज लाइन फॉर्म में फैला है, मतलब कि ना उसके पास ब्रेथ है, यानी कि ना चौड़ाई है और ना ऊंचाई है, ना हाइट है और ना ब्रेथ है, केवल लेंथ वाइज चार्ज को फैलाया गया किसी रॉड पर या किसी लाइन पर। और आपको बताना है कि वो पूरा का पूरा सिस्टम किसी एक गिवन पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे गॉस थ्योरम से। अच्छा, दूसरी बात, गॉस थ्योरम का जो ये एप्लीकेशन है ये किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो देखिए, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, अप्लाई गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट। गॉस थ्योरम से आपको फाइंड करना है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ थिक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज विद अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, इसी यूनिट कूलॉम पर मीटर या फिर कूलॉम मीटर इनवर्स। आपको बताना कि अगर एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज का मतलब फिर से आपको बता रहा हूँ कि एक लाइन में चार्ज को फैला दिया गया है। और अच्छा, इसके लिए जो लैम्डा है, लैम्डा का मतलब यहाँ पर होता है लाइन या फिर लीनियर डेंसिटी बोल सकते हैं आप लैम्डा को। लैम्डा की वैल्यू होती है Q अपॉन एल। एल यहाँ पर क्या है, उस सिस्टम का पूरा लेंथ, और Q क्या है, उस सिस्टम पर जो भी चार्ज फैला है वो, यानी कि लंबाई, लेंथ नीचे होगा और चार्ज ऊपर होगा। ये आपको लैम्डा की वैल्यू दे रखी है और लैम्डा के फॉर्म में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब देखिए सर कैसे डिराइव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। अब देखिए जैसा यहाँ पर कहा गया है वैसा हम लोग यहाँ पर करते हैं। हम लोग पहले यहाँ पर लाइन चार्ज बनाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि एक मेरे पास रॉड है, ये मैंने मान लिया एक रॉड, यहाँ पर दिखा देता हूँ फिगर में। ओके, ये मैंने मान लिया है कि ये एक रॉड है। अच्छा, और इस रॉड के अंदर चार्ज को फैलाया गया है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मैंने मान लिया फैला हुआ है, प्लस 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 और ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज इसमें फैले हुए हैं, ठीक। अच्छा, आपको यहाँ पर बताना क्या है कि इस पूरे लीनियर चार्ज में आपको बताना है कि ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा किसी एक पॉइंट पर। मैंने मान लिया कि ये हमारा एक लाइन चार्ज है और यहाँ पर कहीं एक मान लीजिए पॉइंट, यहाँ पर कहीं, और इस पॉइंट पर आपको बताना है कि ये पूरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q और R डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा उसका फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 कैपिटल K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है सिर्फ एक पॉइंट चार्ज का, और ऐसे करके यहाँ पर बहुत ढेर सारे पॉइंट चार्जेस यहाँ पर फैले हैं, और आपको बताना है कि ये पूरा सिस्टम इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो फार्मूला होता है इसको यहाँ पर आप ना अटैच मत करना, क्योंकि ये होता है सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के लिए। तो कैसे मालूम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिस भी पॉइंट पर आपको मान लीजिए P पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आप उसी पॉइंट को ऐसे करके रेडियस मान सकते हैं, डिस्टेंस को रेडियस मान सकते हैं, और इस रेडियस का बोथ साइड इस तरफ और उस तरफ आपको तैयार करना है सिलेंडर। देखिए ध्यान से कैसे, मैंने यहाँ पर मान लिया एक, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया सिलेंडर ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ऐसे करके, मतलब कहने का कि जिस पॉइंट पर हमें फाइंड करना था, मान लीजिए मैंने मान लिया तो P पॉइंट था, तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस ये पूरा जो हमारा सिस्टम है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो उस पॉइंट Q को मैंने रेडियस मान लिया। ये भी रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस होगा, यहाँ भी हमारा होगा रेडियस, ठीक है ना। तो उसको मैंने रेडियस मानकर मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। और ध्यान रखिएगा हर एक एप्लीकेशन में गॉसियन सरफेस अलग अलग होगा। लाइन चार्ज के लिए सरफेस कैसा लेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का मतलब साइंटिस्ट गॉस ने जो सरफेस लिया था, तो गॉसियन सरफेस इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, एक सिलेंडर होगा, कंप्लीट। अच्छा, अब अगर मैंने मान लिया कि सिलेंडर है तो उसकी रेडियस R है, तो इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी ना, लेंथ का मतलब कोई ना कोई हाइट। मैंने मान लिया जो इसकी लेंथ है वो मैंने मान लिया L है, यहाँ पर दिखा दिया मैंने L यहाँ पर क्या है, इस सिलेंडर की लेंथ है। अच्छा, अब आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर इस सिलेंडर की रेडियस R है और जो इसकी लेंथ है यानी कि हाइट अगर वो L है, तो इस कंडीशन पर जो इसका होगा कर्व सरफेस एरिया TS, या फिर आप बोल सकते हैं केवल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वो कितना होगा इसका 2πRh, फार्मूला होता है 2πRh, पर हमने यहाँ पर हाइट को क्या माना है, L माना है, तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा 2πRh, पहला पॉइंट, ठीक। देखिए दूसरा यहाँ पर पॉइंट क्या है, लैम्डा को हम लोग बोलते हैं, हमने आपको पढ़ाया था 3 तरह के चार्ज डेंसिटी होती है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे लैम्डा। बोला गया ना यहाँ पर लैम्डा, लैम्डा का मतलब
लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा की वैल्यू आपको बताया मैंने क्या होता है, Q अपॉन L। कंप्लीट। यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो Q को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो आएगा हमारा कितना, लैम्डा L। तो देखिए इन दोनों का हम लोग आगे यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब बताना है यहाँ पर P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, इस पूरे गॉसियन सरफेस को मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 हमारे एरिया बनेंगे। देखिए कैसे कैसे, एक आपको दिख रहा है ना स्फेरिकल एरिया, सिलेंडर में 3 एरिया होते हैं। बेस एरिया बोलते हैं इसको, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं बेस एरिया, और इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। और CSA में अगर हम लोग CSA यानी कर्व सरफेस एरिया में अगर हम बेस एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, TSA बन जाता है। ऐसा पढ़ा हम लोगों ने। तो मतलब कहने का यहाँ पर देखिए 3 एरिया है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ। मैंने मान लिया कि जो दिख रहा है बीच वाला जो है एरिया, उसको मैंने मान लिया S1। जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर वाला, इसको मैंने क्या मान लिया, S2 एरिया। और जो आपको दिख रहा है नीचे सर्कुलर वाला, वो मैंने क्या मान लिया उसको, S3। देखिए यहाँ पर 3 हमने एरिया यहाँ पर एज्यूम कर लिया, S1, S2 और S3। अब यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे तीनों एरिया का एरिया वेक्टर। अच्छा, ये हमारा सर्कुलर है, तो मैंने मान लिया यहाँ पर एरिया, मैंने छोटा सा एरिया मान लिया, मैंने इसको मान लिया DS। ये एरिया हमारा कितना है, चलिए मैं इसी में लिख दे रहा हूँ ऐसे करके। S2 का मैंने पार्ट मान लिया, ये पूरा, ये मैंने मान लिया हमारा कितना है, DS2 है, ठीक। यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ DS2। S1 का मैंने एरिया मान लिया ऐसे करके यहाँ पर ये, और ये मैंने मान लिया ये हमारा कितना है, DS1 एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है ना। और इसके अंदर भी मैंने मान लिया कि स्मॉल सा एरिया ऐसे करके, और इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया हो गया DS3 एरिया। कंप्लीट, इतना, ठीक है ना। अब देखिए S3 का मतलब पूरा एरिया, और DS3 का मतलब S3 का स्मॉल पार्ट। S2 का मतलब पूरा एरिया, और यहाँ पर जो मैंने एरिया बना के लिखा हुआ है स्मॉल करके ऐसे करके, तो इसको हमने बोल दिया क्या है हमारा, ये DS2 एरिया है, ठीक। अच्छा, ये चार्ज कैसा है, प्लस का है। तो ये पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ लगाता है, आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो ये इस S1 या फिर DS1 एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है कितना, E1, मान लिया मैंने E। यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई होगा ऐसे करके कितना, E, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई होगा DS3 के लिए भी कितना, E। मतलब कहने का कि तीनों के लिए S1, S2 और S3 आप कहीं भी लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ अप्लाई होगा, बाहर की तरफ। क्यों, चार्ज हमारा प्लस का है, ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अच्छा अगर ये एरिया मैंने मान लिया कि DS2 एरिया, S2 का स्मॉल पार्ट है DS2, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। ये मैंने मान लिया DS2 वेक्टर, यानी कि S2 एरिया का एरिया वेक्टर। DS1 का एरिया वेक्टर जाएगा परपेंडिकुलर इस फॉर्म में कितना, DS1 वेक्टर। और इस कंडीशन पर भी आपको जो दिख रहा है यहाँ पर स्मॉल पार्ट DS3, इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, DS3 वेक्टर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एरिया और सरफेस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 है। इतना पूरा हमारा हो गया। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको डेरिवेशन करने में। बस यही जो भी आपको समझना, बस यहाँ समझना है कि DS1 और E के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। DS2 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90। DS3 वेक्टर यानी कि DS3 का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 है। अब इसी को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये कैसे, पहले यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे, यहाँ पर बता देंगे सिंस DS1 पैरेलल टू E वेक्टर, पहला कॉमा, यानी कि ये दोनों पैरेलल है, मतलब एंगल 0 डिग्री बन रहा है। और फिर यहाँ दिखा देंगे क्या हम लोग, DS2 वेक्टर। DS2 का मतलब ये एरिया हमने मान लिया DS2 है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है DS2 वो क्या है, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। एंड और जो तीसरा यहाँ पर दिख रहा है आपको DS3 वेक्टर, वो भी क्या है, E वेक्टर के परपेंडिकुलर है। एंड DS3 वेक्टर भी यहाँ पर परपेंडिकुलर है E वेक्टर के। कंप्लीट, बहुत ध्यान से आपको समझना बस ये पूरा पार्ट, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 हमारे एरिया है, तो यहाँ पर 3 तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स तैयार होगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी एरिया को आर पार करके जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले एरिया से पार जा रही है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी आर पार जा रही है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस DS3 एरिया से भी आर पार जा रही है। तो मतलब कहने का यहाँ पर 3 तरह के इलेक्ट्रिक फ्लक्स तैयार होंगे। एरिया वाइज मैं मान लूंगा कि यहाँ पर है D∅1, यहाँ पर है D∅2
और यहाँ पर डी फाई 3। डी फाई क्यों मान रहा हूँ, फाई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और मैं यहाँ पर डी फाई क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि एरिया स्मॉल है। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, देयरफॉर टोटल फ्लक्स फॉर दिस गॉसियन सरफेस, इस पूरे गॉसियन सरफेस का निकालने जा रहा हूँ मैं पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे निकालूंगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मान लिया डी फाई। देखिए यहाँ पर तीन तरह के हैं डी फाई, एक हमारा क्या डी फाई 1 प्लस एक हमारा डी फाई 2 और प्लस एक हमारा डी फाई 3। डी फाई 1 का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, डी फाई 1 का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ डी एस 1, डी फाई 2 का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ डी एस 2 एरिया, और डी फाई 3 का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ डी एस 3 एरिया। अच्छा, फाई का फार्मूला आपने पढ़ा था, फाई का फार्मूला होता है E इंटू एस, और अगर मान लीजिए यहाँ पर डी फाई है तो यहाँ पर एरिया स्मॉल हो जाएगा। तो अगर इस फार्मूले को मैं इस्तेमाल करूँगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इस फार्मूले को मैं इस्तेमाल करूँगा फाई 1 के लिए तो कैसे करूँगा देखिए ध्यान से, डी फाई इज इक्वल टू डी फाई 1, तो फाई 1 के लिए यहाँ पर क्या है, E तो सेम है तो E वेक्टर, और फाई 1 के लिए यहाँ पर क्या बन जाएगा S1, तो कितना आ गया DS1 वेक्टर, प्लस अब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है डी फाई 2 के लिए, तो डी फाई 2 यहाँ पर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा H2। तो इसी तरह से हम लोग दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डी फाई 2 के लिए और डी फाई 3 के लिए। यहाँ पर कितना आ गया E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर, और प्लस यहाँ पर आ गया E वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर, कंप्लीट। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। अच्छा, अब देखिए इसके बाद से क्या हो रहा है, यहाँ पर डी फाई मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, आपने पढ़ा था फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे 11th क्लास पढ़ा था आपने, तो डॉट में क्या आता है cos थीटा, ए बी cos थीटा ये आता है ना, और यहाँ पर थीटा क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, ई डी एस 1 cos थीटा। तो देखिए E और DS1 के लिए एंगल कितना है, 0 डिग्री है, यहाँ कितना आ गया cos 0 डिग्री, प्लस फिर यहाँ पर DS2 के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया E DS2, और DS2 के लिए एंगल कितना 90 है, यहाँ पर कितना आ गया cos 90 डिग्री, प्लस फिर यहाँ पर क्या आ रहा है DS3 के लिए, तो देखिए DS3 के लिए एंगल कितना है 90 है, ये एंगल दिखा रहा है आपको, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ फार्मूले को, यहाँ पर सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला होता है ए बी cos थीटा, कंप्लीट। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा इसके हिसाब से तो हमारा कितना आ गया E DS3 और cos 90। देखिए और आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, cos 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो यानी कि ये भी 0 और ये भी 0, तो सिर्फ ये बचेगा, और cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया डी फाई इज इक्वल टू E DS1, इसकी वैल्यू 1 हो गई, बाकी सब 0 0 हो गया। ओके, यहाँ दिखा देंगे सिंस cos 90 कितना है 0 है, इसीलिए 0 इंटू पूरा 0 और 0 इंटू पूरा 0, और cos 0 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फाई इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर d को ट्रांसपोज कर रहा हूँ, d का मतलब डिफरेंशिएशन, ट्रांसपोज करूंगा तो वहां पर लग जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ E और DS1, और यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे बना दिया, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि S1 एरिया यहाँ पर क्या है क्लोज है हर तरह से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लोज लगा दिया, सर्किल बना दिया, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन, यानी कि सरफेस एरिया हमारा क्लोज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा अगले स्टेप में, फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आता है, इस पूरे फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, मतलब कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, यहाँ बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DS1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू E, आपने पढ़ा है फॉर्मूला होता है मैथ में इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका आप आंसर लिखते हैं x प्लस सी, लिखते हैं ऐसे करके, dx एडिशन क्या होता है x होता है, मतलब कि इंटीग्रेशन और d दोनों कट जाते हैं, वैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन और d दोनों कट जाएंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर S1। यहाँ पर आप लोग प्लस सी मत लगाना, यहाँ पर प्लस सी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सरफेस कैसा है क्लोज सरफेस है। ओके, इतना करने के बाद सॉल्व कर लीजिए आप, तो फाई इज इक्वल टू E। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर S1 का मतलब यहाँ पर क्या है CSA, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ना CSA का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ S1, क्योंकि S1 का मतलब यहाँ पर क्या था CSA था, S2 और S3 यहाँ पर क्या थे बेस एरिया थे, तो यहाँ पर S1 क्या है CSA, और CSA की वैल्यू यहाँ पर लिखी है 2πRL, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर कितना आ गया E इन ब्रैकेट
2 पाई आर एल, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया मैंने कंप्लीट। ठीक है, अब इसको फटाफट आप कॉपी कर लीजिए, बता रहा हूँ इसके आगे आपको मैं। देखिए ध्यान से, यहाँ तो पूरा हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ इसी में। पहले से आप आराम से कॉपी कर लीजिए प्रॉपरली। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए। अब देखिए इसके आगे आपको बता रहा हूँ मैं, इसके आगे मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इरेज करके, ध्यान दीजिएगा। इतना करने के बाद इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब यहाँ पर मैंने लगा दिया गॉस थ्योरम, बोला गया था यहाँ पर अप्लाई गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट, आपको गॉस थ्योरम के हिसाब से फाइंड करना था। तो भाई मैंने यहाँ पर लगा दिया गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो फाई है, फाई ई बोलो या फिर आप बोलो फाई, ओके मैंने हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पढ़ रहे हैं, तो फाई की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना। इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। फॉर गॉसियन सरफेस के लिए फार्मूला होता है, गॉस ने कहा था ऐसा, ठीक है ना, फॉर गॉसियन सरफेस यानी कि क्लोज सरफेस, कंप्लीट। अब यहाँ पर करेंगे देयरफॉर, फिर से लिखेंगे यहाँ पर नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर जिस तरह बता रहा हूँ बिल्कुल आपको सेम उसी मेथड में आपको प्रेजेंट करना है बोर्ड कॉपी में, कि आपको वहाँ पर थ्योरी वगैरह के आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को मैं यहाँ पर मिलाने जा रहा हूँ, कैसे देखिए ऐसे। इक्वेशन फर्स्ट में भी एलएचएस में फाई लिखा हुआ है, इक्वेशन सेकंड में भी एलएचएस में फाई लिखा है, दोनों इक्वेशन का एलएचएस सेम है, तो यहाँ पर आरएचएस को भी हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। देखिए ध्यान से कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ E 2 पाई आर एल, यहाँ पर लिख दिया मैंने देयरफॉर E इन ब्रैकेट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, और इसका क्या है आरएचएस, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, अब मैं इसको ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ, तुम्हारा कितना आ गया, E इज इक्वल टू 2 पाई आर एल मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ गया 1 अपॉन 2 पाई आर एल इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा पूरा बन गया। ठीक, आगे देखिए, अब मैं इसको चाहो तो ऐसे अरेंज कर सकता हूँ ना, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर एल इंटू, यहाँ पर क्या लिखा है Q, आपको बताया तो मैंने यहाँ पर लैम्डा के फॉर्मूले से, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, Q अपॉन एल, लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, तीन तरह के होते हैं लैम्डा, सिग्मा और रो। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैम्डा के लिए, क्योंकि यहाँ पर लाइन चार्ज है। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा एल, अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आ गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा हमारे यहाँ पर आ गया। ओके, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मैं, सिंस Q की वैल्यू होती है लैम्डा एल या फिर लैम्डा की वैल्यू होती है Q अपॉन एल, बात एक ही है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा पूरा डिराइव हो चुका है। ठीक है, अब देखिए कुछ बुक में इसको ऐसे भी लिखा गया है, आपका आंसर आ चुका है, लेकिन देख लीजिए इसका एक और लाइन, कुछ बुक में इसको ऐसे लिखा गया है, E इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल से एल कैंसिल, कितना आ गया लैम्डा अपॉन आर। ओके, एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पर, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैंने जो यहाँ पर 2 है वो मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए बात वही है, कैसे 2 से अगर 4 को कैंसिल करेंगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। मैंने ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9.0 10 की पावर 9, आपने पढ़ा हुआ है ना, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ओके, और लैम्डा की यूनिट क्या होती है, कूलॉम पर मीटर। तो इस तरह से अरेंज करने से फायदा सिर्फ इतना है कि इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू आपको डायरेक्ट अप्लाई करने को मिल जाएगी। तो ये हमारा पूरा हो गया डेरिवेशन, गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन। बहुत ध्यान से आपको समझना है इसको, 1 से 2 टाइम आपको पहले लिख के पूरा यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको आएगा प्रॉपरली, ठीक है ना। तो इसके फिगर पे बहुत आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हाफ मार्क्स फिगर के होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे गॉस थ्योरम के नेक्स्ट एप्लीकेशन को। तब तक के लिए थैंक यू, और इसको आप प्रैक्टिस अच्छे से प्रॉपरली कर लीजिए, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट में आप बताइए, उसको हम प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।